हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आकृति और आज हम अपनी क्लास 2 से स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम एज़ यूजुअल क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप लोग आंसर वीडियो को पॉज कर सकते हैं ताकि आप लोगों को ये पता चलता रहे कि आपने कितना सीखा या कितने सही जवाब दिए। ठीक है, कितने नंबर आप लेकर आए हैं, मतलब कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दंती दुर्ग जिसने हिरण्यकश्यप नामक एक अनुष्ठान किया था वह था चोल राजा, प्रतिहार प्रधान, राष्ट्रकूट प्रधान, पल्लव प्रधान। दंती दुर्ग who performed a ritual called Hiranyagarbha was a Chol king, Pratihar chief, Rashtrakoot chief, पल्लव chief। तो इसका आंसर क्या था, बताइए आप लोग आंसर। इसका आंसर है राष्ट्रकूट प्रधान, राष्ट्रकूट चीफ। दंती दुर्ग ने 752 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया था उस समय इन्होंने। और इन्होंने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ का अनुष्ठान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी। Who has written the Razia was more able and qualified than her brothers Al-Bruni, Badayuni, Minhaz-e-Siraz और जयादुद्दीन बरानी। अल-ब्रूनी, बदायूनी, मिन्हाज-ए-सिराज या जयादुद्दीन बरानी, किसने लिखा है था ये। आंसर आप लोग वीडियो पॉज करके डाल सकते हैं। आंसर है मिन्हाज-ए-सिराज। मिन्हाज-ए-सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नर्सरी में लिखा था। गुलाम वंश के शासकों के और उनके प्रशासन के बारे में इसने लिखा था अपनी पुस्तक में। और मिन्हाज ने अपनी पुस्तक में लिखा था कि रजिया जो थी वो अपने भाइयों से अधिक योग्य थी और अधिक सक्षम थी, इसीलिए इन्होंने मतलब इल्तुतमिश ने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन इनका पतन हो गया था क्योंकि ये एक स्त्री थी इसीलिए। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि इसमें मोसेस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था। इन एन इंस्क्रिप्शन a Delhi Sultan is said to have been chosen by the god because he had the qualities like Moses and Solomon. Who was that Delhi Sultan? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन या अलाउद्दीन खिलजी, कौन था वो। इसका आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो खिलजी वंश का वास्तविक संस्थापक था और 1296 से 1316 तक उनका शासनकाल रहा था। इसके समकालीन एक शिलालेख मिला था जोधपुर में उनके समय का। इसमें लिखा था कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि इसमें मोसेस तथा सुलेमान जैसे गुण विद्यमान होते हैं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उस कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई थी। जमींदारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवारी बंदोबस्त या महलवारी बंदोबस्त। इन विच रेवेन्यू सेटलमेंट ड्यूरिंग द ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल was the village headman made responsible to collect revenue and pay it to the company? जमींदारी सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट, रॉयतरी सेटलमेंट या महलवारी सेटलमेंट। इसका आंसर है महलवारी बंदोबस्त। अंग्रेजी शासनकाल में हॉलेट मैकेंजी के द्वारा
1822 ईस्वी में महलवाड़ी प्रथा का प्रतिपादन किया गया था और ये प्रथा जो थी वो राजस्व वसूलने की एक व्यवस्था थी और इसे गंगा के दोआब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य भारत में लागू किया गया था इसे। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो था कंपनी गांव के मुखियाओं के साथ राजस्व के लिए अनुबंध करती थी और गांव का राजस्व वसूलने तथा जमा करने का दायित्व गांव के मुखियाओं को दे देती थी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई थी। कीमतों में भारी गिरावट होने से जनसामान्य जो थे वो लाभान्वित हुए थे। अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी थी। युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी थी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ था। In which ways did World War First alter the economic and political situation in India? Political activities of the Indian National Congress were banned for 6 years. Common people got benefited as there was a sharp fall in prices. Many princely states rebelled against British rule. Indian industries expanded as war created a demand for industrial goods. तो इसका आंसर है Indian industries expanded as war created a demand for industrial areas goods. युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी थी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो था वो 1914 से 1918 तक हुआ था और इस युद्ध के कारण भारतीय वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो गई थी। वस्तुओं की मांग भी बढ़ने लगी थी, कीमतें भी बढ़ने लगी थी और भारत का औद्योगिकरण जो था वो काफ़ी तेज़ हो गया था। इससे भारत में आर्थिक तथा राजनीतिक परिवर्तन आ गए थे और भारत की राजनीतिक स्थिति अच्छी हो गई थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है? लद्दाख, सुंदरबन, कोंकण या पश्चिमी घाट? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेजर्ट? लद्दाख, सुंदरबन, कोंकण या वेस्टर्न घाट्स? अगर हम बात करें सुंदरबन की तो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये एक वन है और ये पश्चिम बंगाल का जो है प्रसिद्ध वन है, हरा भरा। कोंकण और पश्चिमी घाट जो हैं ये एक समुद्री तट हैं, समुद्री एरिया है ये। सुंदरबन भी समुद्री एरिया का ही वन में आता है। और अब बसता है लद्दाख। लद्दाख जो है ये एक मरुस्थल है लेकिन ये ठंडा मरुस्थल है और ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं ज़रा। प्रदीप्ति व्रत है द सर्कल illumination is the circle that divides the globe into two parts. Circle that divides the day from night on the globe. Position of the earth and equinox when day and night are equal. Position of the sun on a particular meridian at 12 o'clock in noon. व्रत जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है। व्रत जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है। या विश्व पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं। एक विशेष मध्य रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति को ये प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है ये? प्रदीप्ति व्रत जो है वो ग्लोब पर बना हुआ एक व्रत होता है और जो दिन और रात को विभाजित करता है। ग्लोब पर ये दिन और रात को विभाजित करने के लिए दिखाया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से चिन्हित ए जो है वो किस दिशा को दर्शाता है? कन्वर्शनली डायरेक्शन मार्क्ड ए रिप्रेजेंट्स नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। जब हम मैप को देखते हैं तो मैप में जो होता है नॉर्थ डायरेक्शन होती है ऊपर
और साउथ होती है नीचे। इसमें जो है ये दक्षिण दिशा को दर्शाता है, यानी कि साउथ डायरेक्शन को। ठीक है, क्योंकि जब हम मैप देखते हैं तो उसमें नॉर्थ डायरेक्शन को ऊपर की तरफ दिखाया जाता है, क्योंकि भारत में हिमालय सबसे ऊपर की तरफ है, और जैसे जैसे मैप बना हुआ है हिमालय का, उसमें हिमालय ऊपर है भारत के मैप में, और वो नॉर्थ में है। नीचे की दिशा ये साउथ की होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लक्षद्वीप समूह डैश में स्थित है। लक्षद्वीप आइसलैंड आर लोकेटेड इन द इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी। हिंद महासागर, अरब महासागर, बंगाल की खाड़ी या दक्षिण चीन सागर। कहाँ स्थित है लक्षद्वीप? लक्षद्वीप समूह जो है वो अरब सागर में स्थित है। इसमें द्वीपों की कुल संख्या जो है वो 36 है, और 10 द्वीप पर ही मानव का निवास करते हैं। यह द्वीप जो है समूह मूंगा द्वीप का उदाहरण प्रस्तुत करता है। मूंगा द्वीप का उदाहरण ये प्रस्तुत करता है लक्षद्वीप जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है? विच कॉन्टिनेंट इज लीस्ट पॉपुलेटेड इन द वर्ल्ड? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, अफ्रीका। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका या साउथ अफ्रीका, किस में सबसे कम जनसंख्या है? सबसे कम जनसंख्या है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा क्षेत्रफल यानी कि एरिया की दृष्टि से जो है वो सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यह महाद्वीप जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और मकर रेखा जो होती है वो इस महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गम्पास फाउंड इन लद्दाख आर बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्रेस, वैरायटी ऑफ गोट, वैरायटी ऑफ शॉल या बुद्धिस्ट मोंक्स। लद्दाख में जो गम्पास पाए जाते हैं वो क्या हैं? बौद्ध विहार मंदिर हैं, बकरी की प्रजाति हैं, शॉल की किस्म है, या बौद्ध भिक्षु हैं? कौन है ये? किसे बोलते हैं गम्पास? गम्पास बोलते हैं बौद्ध विहार मंदिर को। लद्दाख में जो गम्पास पाए जाते हैं वो बहुत बौद्ध विहार वाले मंदिर हैं, बौद्ध विहार। यह मंदिर जो है वो तिब्बती शैली से बने हुए हैं, और यहाँ पर जो भिक्षु रहने के लिए निवास करते हैं और इनका पूजा पाठ करते हैं यहाँ पर बौद्ध विहार मंदिरों में। बौद्ध धर्म के लोग जो होते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्राज़ील में पाया जाने वाला कंपोज है। कंपोज क्या है? कंपोज फाउंड इन ब्राज़ील इज़ अ ट्राइब, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ट्रेडिशनल ट्रांस या ट्रॉपिकल एनिमल। क्या है ये? एक जनजाति है, ये एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, परंपरागत नृत्य है, या उष्णकटिबंधीय पशु है। पशु तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आज तक कभी ऐसे पशु का नाम नहीं सुना है। और अब क्या बचता है? जनजाति, कटिबंधीय घास का मैदान या नृत्य। कंपोज जो है वो ब्राज़ील में पाया जाने वाला एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है ये। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलकाता बंदरगाह डैश पर स्थित है। गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी, भागीरथी नदी। द कोलकाता पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन इन द गंगा सागर, बे ऑफ बंगाल, रिवर हुगली या रिवर भागीरथी। कोलकाता पश्चिम बंगाल में है ये, और ये बंगाल की प्रसिद्ध नदी रिवर हुगली नदी पर ये स्थित है।
हुगली नदी पर स्थित है ये। और ये बंदरगाह जो है वो प्रमुख पोताश्रय खिदिरपुर है। समुद्र तट पर स्थित इस पोताश्रय को डायमंड हार्बर के नाम से जाना जाता है। डायमंड हार्बर के नाम से भी इसको जानते हैं। और ये वीडियो इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है। आप लोग अपने आंसर चेक कर कर देखिएगा कि आपने कितने मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।